संवेदनशील मामला है। सर, संदर्भ में आज मणिपुर की बजट यहाँ पे हो रहा कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर भी होगा। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री। आप डिस्टर्बेंस मत प्लीज, बैठे बैठे। चिल्लाने से मेरा मुंह बंद नहीं होगा, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, ये हाउस संविधान से चलेगा। आप जो है आप केवल बजट पर बात करो, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर बात करो। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो स्पीकर सर, और ये चिल्ला नहीं सकते। यस सर, यही रूल कहता है, स्कोप यही है सर, इससे आगे नहीं है। और ये चिल्ला कर बंद नहीं कर सकते वो। आप भी बेटे, आप भी अभी एक आप बता दें, आप इस विषय पे तो मैं रूलिंग दे दूं, आप बताएं। आप ही का रूलिंग है सर। 389 ये कहता है कि जो भी नियम प्रक्रिया कानून नहीं है या रूल में कहीं मेंशन नहीं है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके उसका सारा अधिकार स्पीकर के पास है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, उसके चेयरमैन आप हैं, आप हेड करते हैं, हम सलाहकार होते हैं, जो भी मेंबर उसके होते हैं, इसलिए सारा अधिकार आपका है। दूसरा 788 है कॉल सगधर, इन्होंने जो कोट किया सर, उसी कॉल सगधर को मैं कोट करना चाहता हूं। 788 पेज नंबर 788, और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस वाले राहुल जी को तो याद करते हैं, और नेहरू जी को जब हम याद करते हैं तो कहते हैं नेहरू जी को गलत कोट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ सर, और वो डिबेट का दिन है 31 मार्च 1948, और उसमें नेहरू जी ने साफ कहा कि कभी भी सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जब भी आएगा उसके ऊपर ही मेंबर को कन्फाइंड होना चाहिए, और उन्होंने अंबेडकर जी के बात के खिलाफ जो है मोहर लगाया, और वही पास हुआ जो कि भारत का संविधान है। और आज जो गौरव गोगोई ने जो किया, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से ऊपर नेहरू जी को पर जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। धन्यवाद सर। कहा गया, आज मैं बताऊं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे यूएस ने कई एक, रूस को बैन कर रखा है। आपको पता है कि रूस से यदि कई एक सामान यदि जाता है, अमेरिका जाता है, वो कैसे जाता है? तो जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, मान लीजिए कि ब्रिटेन उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, सिंगापुर उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, तो रूस से वो सामान जो है शिप होकर चला गया सिंगापुर, चला गया वो यूके, और वहां से जो है वो वापस जो है यूएस के रास्ते में चला जाता है। लेकिन जब हम ये बिल लेकर आएंगे, लेडिंग बिल आएंगे, तो उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा कि डेस्टिनेशन कहां से ये निकला। ये जो है ये दूसरा है। तीसरा है कि कार्गो जो है, एक सीएजी की रिपोर्ट आई कि यूपीए के सरकार के समय कम से कम 50,000 करोड़ रुपया सालाना केवल लॉजिस्टिक और कार्गो वेट में जाता है। आपको पता है कि आज की डेट में कई एक ऐसे पोर्ट होंगे, क्योंकि पोर्ट सेक्टर में कई एक समस्याएं हैं। जैसे कई एक लोगों ने कहा कि राज्यों का सवाल है, राज्यों का इन्फ्रिजमेंट है, राज्यों के पास पोर्ट है। मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी परेशानी होती है कि पता नहीं इस देश में क्या होगा। यहां दो चीजें, मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट कौन है? जो भारत सरकार जिस पोर्ट को बनाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां दादा स्वागत बाबू बैठे हुए हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है, और जो हल्दिया का पोर्ट है वो माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट इसीलिए कि वो भारत सरकार ने बनाया, और हल्दिया का पोर्ट यह है कि राज्य सरकार के सहयोग से बना। मेजर और माइनर पोर्ट का यह फर्क है। माइनर पोर्ट मेजर पोर्ट से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कई एक माइनर पोर्ट ऐसे हैं जिनको कि मेजर पोर्ट से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो माइनर पोर्ट ही पड़ा है। लेकिन डिफिनेशन क्या है? जो केंद्र बनाएगी वो मेजर पोर्ट है, जो राज्य बनाएगी वो माइनर पोर्ट है, और उसका जो लेजिस्लेशन है वो भारत सरकार एक का तय करेगी, एक का राज्य सरकार तय करेगी। जैसे अरविंद सावंत जी मेरी टाइम बोर्ड की बात कर रहे थे। लेकिन जो कस्टम एक्साइज है, जो 5 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाने और अनजाने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत सरकार का ही अधिकार है। भारत सरकार ही उन चीजों को देखेगी। भारत सरकार ही, मान लीजिए कि कई एक ऐसे हैं, पनामा कैनाल से लेकर स्वेज कैनाल तक हमेशा इंटरनेशनल लड़ाई होती रहती है।
इंटरनेशनल लड़ाई होती है तो कौन सा कार्गो कहां जा रहा है, कहां आएगा, यह डिटर्मिनेशन स्कोर करेगा। भारत सरकार जो है उसको सिक्योरिटी कैसे देगी। तो इस आधार पर जो वेटिंग है, कई एक कार्गो जो है कई एक पोर्ट पर हमेशा जो वेट करते रहते हैं, इस एक्ट के बाद, लेडिंग एक्ट के बाद उसमें एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं केवल 2-4 मिनट में खत्म करूं। हमारे यहां एक कहावत है कि सत सइये के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इसका क्या इंपैक्ट है, अभी हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में, शायद उसके बारे में वो पूर्णतया समझते नहीं हैं या समझाना नहीं चाहते, या अपोजिशन का जो रोल है सभी बात का विरोध करना, वही विरोध करना चाहते। ये 1876 का एक्ट है और इस बीच में भारत सरकार ने इस सदन की जानकारी के लिए 1876 के एक्ट के बाद 3 बार इंटरनेशनल कमिटमेंट किया। एक 1921 में जब अंग्रेज यहां थे, ब्रसेल्स का समझौता हुआ और उसने कहा कि लेडिंग बिल के ड्राफ्ट को हम बदलेंगे। और दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार पहले 1978 में, और फिर 1989 में जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर यह बातें कही कि लेडिंग के बारे में जो वाहन पत्र है, जिसके बारे में कि लाना ले जाना, सामान कैसे, किसकी डिलीवरी होगी, कौन उसका मालिक होगा, उसके लिए हम एक्ट में संशोधन करेंगे। और 1992 में फाइनली नरसिम्हा राव ने उस एक्ट पर साइन किया। 1921 से लेके आज तक 2025 तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1876 के इस एक्ट को बदलना है। अभी रिपीलमेंट की बात हो रही थी सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेमचंद्रन जी आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार वाहवाही लेती है कि 1500 बिल उसने पास कर दिए, मतलब रिपील कर दिए, खत्म कर दिए अंग्रेजों के समय के। मैं आपको केवल 1874 का, इस सदन की जानकारी के लिए और इस देश की जानकारी के लिए, 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है। और उन्होंने एक ड्रामेटिक एक्ट बिल बनाया 1874 में, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दूल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? 1876 का एक्ट था, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला। क्या इस देश को यह पता है कि इस तरह के एक्ट हमने बनाए? बांस जो कि प्रत्येक घरों में होता है, वो घास है, उसको हमने वृक्ष बना दिया। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है बांस पर चलती थी। यह भी 150 साल से एक्ट था। क्या इसमें गरीब परेशान नहीं हो रहा था? क्या उसको रिपील नहीं कर देना चाहिए था? ये 2 एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं, उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज ही चर्चा चल रही थी कि हम टैरिफ पर बात करना चाहते हैं। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार? ये लेडिंग बिल है क्या आखिर? इस साल से लेके पिछले साल, पिछले 4-5 साल में यदि आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। ड्रग्स, हेरोइन ड्रग्स, जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप बायलैटरल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है और चाइना जो है, चाइना से गुड्स नहीं आना चाहिए।
आप कहते हैं सिंगल प्लास्टिक यूज जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने लगा दिया, स्टील सेक्टर में जो डंपिंग यार्ड हमने यहां बना दिया है वो यहां नहीं आना चाहिए। एग्री, हम आपके सारे बात से सहमत हैं कि अमेरिका यदि टैरिफ यदि लगाएगा तो हमारा व्यापार जो है दूसरे जगह बढ़ना चाहिए और उसके लिए अपना देश बनाना चाहिए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन कभी ये लेडिंग बिल तो पढ़ लेते कि हमने क्या किया। आज आप समझिए कि आप किसी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ हम अपना व्यापार नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को हम दुश्मन देश मानते हैं और पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार रोक दिया। चाइना के साथ हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते, हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं और पूरे चाइना के हालात हैं, हम टेक्सटाइल के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि बढ़ना चाहते हैं आप, तो यदि शिपिंग संघाई पोर्ट से हुआ और संघाई पोर्ट सिंगापुर चला गया, यदि किसी आदमी ने चाइना से टेक्सटाइल को हमारे यहां के लिए भेजा और उसने कहा कि ये सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से नाम बदलकर वो फिर यदि हिंदुस्तान आ जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो तो सिंगापुर है। उसी तरह से ऑयल के बारे में मान लीजिए कि कई एक देशों के साथ हमने, अभी सीरिया को हमने बैन किया हुआ है, लीबिया को हमने बैन किया हुआ है। हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। फर्टिलाइजर का जो जिससे बनता है फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ये यदि आता है तो उसमें कई एक जगह बैन है। तो जो पोर्ट है, कहां से ये कंसाइनी को दिया गया, कहां शिप पर ये लोड हुआ, कितना केजी लोड हुआ, कहां से ये शिप कहां गया, उस शिप से फिर वो भारत में किस तरह से आया, या भारत में जो लोड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी की बहुत बात होती है इस देश में। ब्लैक मनी के बारे में 72-73 का जो रिपोर्ट है, और 2012 में इसी सदन में जो ब्लैक मनी पर माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, जो बाद में राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया, व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी जनरेट होने का सबसे बड़ा साधन 85% इस देश का ब्लैक मनी केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है, उसके बारे में कभी सोचा है आपने? धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। सभापति महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं। 1951 में जब हमारे यहां जनगणना हुई संथालपन्ना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज़्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहाँ आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपन्ना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथालपन्ना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है, और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है,
हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह का रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा। आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन। 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। आर्टिकल 342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुस्लिम में नहीं हो, उनकी संस्कृति नहीं बदले। और 355 के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन आप लागू कर सकते हो या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हो तो आप उसको बनाइए। आपने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री रुद्रनारायण 1876 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि ई बिलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होनी चाहिए, प्रेमचंद्रन साहब आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैडिंग होती है। उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, लैडिंग का केवल और केवल 2.1% होता है पूरी दुनिया। केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा। वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक? तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, यह समझिए कि सबसे पहले है कि इससे क्या फायदा होगा। पार्टी डिटेल्स मिलेगा कि किसका प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने यह प्रोडक्शन किया है। यदि स्टील आ रहा है, मान लीजिए स्टील सेक्टर को ही लेंगे, तो चाइना की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद आएगा कि उसको इंपोर्ट का लाइसेंस किसको दिया गया, यह दूसरा सवाल है। इंपोर्ट के लाइसेंस के बाद जब वो पोर्ट पहुंचेगा तो पोर्ट में जो है उसको यह बताना पड़ेगा शिप ऑनर को, कि शिप ऑनर को यह बताना पड़ेगा कि इस इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए यह ऑथराइज था, उसने इस शिप पर चढ़ाया। उसके बाद यह जिम्मेवारी जो है शिप ऑनर की हो जाएगी। और शिप ऑनर के बाद हमारे यहां जो इकोनॉमी होती है, जैसे नीरव मोदी का किस्सा हुआ। नीरव मोदी का किस्सा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक की जो गारंटी थी, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके आधार पर कि भारत में कोई सामान आएगा या भारत से कोई सामान जाएगा, तो जो बैंक एलसी खोलता है, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसमें से आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का परेशानी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परेशानी हुआ। यह परेशानी के लिए वो कौन सा आदमी है जिसने कि एलसी मंगवाया है, कौन सा आदमी। जैसे गुजरात के पोर्ट में आप कहते हो कि ड्रग्स पकड़ा गया, ड्रग्स किसने मंगाया, Who knows? Nobody knows. और आप फिर भारत सरकार, तो इसमें लैडिंग बिल में जो सबसे बड़ा है कि पार्टी का डिटेल्स आएगा, उसकी पूरी चेन आएगी। क्या ये बिल आने की आवश्यकता नहीं थी?
धन्यवाद सभापति महोदया। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है सभापति महोदया। मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है, अंग्रेजों के अंग्रेजी को लागू करना चाहती है, और केवल चुनाव जीतने के लिए भावना भड़काकर ये लोग। दुबे जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक मेरे इलाके गोड्डा में है, राजमहल कोल ब्लॉक। और इस देश का जो कोकिंग कोल है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन झारखंड में होता है, सीसीएल और बीसीसीएल, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा। लगातार इलीगल माइनिंग के कारण जो सेफ्टी है उसके ऊपर बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी भी एनटीपीसी के एक जीएम की डेथ हो गई, मार दिए गए, गोली मार दिए गए। इसी सदन के सदस्य हैं सीएम रमेश साहब, उनके परिवार की एक कंपनी है, उसके जीएम जो है उनकी हत्या हो गई। हमारे यहाँ पैनम कोल ब्लॉक है, उसकी हत्या हो गई। उसका कारण केवल ये है कि इलीगल माइनिंग होता है, सुरंग बन गया है, 2-2 किलोमीटर तक सुरंग बन गया है, जिसके कारण जो भी रोकने का प्रयास करते हैं उसमें सेफ्टी पर असर पड़ता है, लोग मरते हैं। हमारे यहाँ 18 लोग मरे सर, केवल इसी इलीगल माइनिंग के कारण। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये प्रश्न है कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल में इस तरह के जो सुरंग बने हैं और जो सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा असर देते हैं और राज्य सरकार उसके ऊपर सहयोग नहीं कर रहा है, उसके बारे में भारत सरकार क्या सोच रही है? जी, अभी आदरणीय संसद जो पूछे हैं पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसमें इलीगल माइनिंग रोकने का काम, इस कोल माफिया को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं, स्टेट पुलिस का होता है। उनका बिना कोऑपरेशन का इस काम को सफल नहीं हो सकता है। झारखंड में बहुत सालों से, लगातार 50 सालों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी होता है। इसको रोकने के लिए ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस रोकने के लिए मैं स्वयं जाकर अभी चुनाव होने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत जी से, आदरणीय हेमंत जी से मैं स्वयं जाके मीटिंग किया हूँ। इलीगल माइनिंग कैसा रोकना चाहिए मैं जाके मीटिंग किया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे आगे आना चाहिए। अलग अलग प्रांतों में कुछ जगह इलीगल माइनिंग होते हैं, माफिया भी। रिसेंटली एक एनटीपीसी अधिकारी को इलीगल माइनिंग करने वाले माफिया हत्या किया है। बहुत मैं निंदा करता हूँ इस सदन के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जीरो टॉलरेंस इस वायलेंस के खिलाफ हम स्टैंड लिया है। जो भी वायलेंस करते हैं माइनिंग एरिया में, बिल्कुल भारत सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, ये 100% हम भारत सरकार इस विषय पर ध्यान देता हूँ। अध्यक्ष जी अभी बताए, भारत अभी कोल सेक्टर में ये लार्जेस्ट रिजर्व्स दुनिया में, जब हम भारत है कोल में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आज भारत में है। और चाइना को छोड़े तो, चाइना को बाजू रखे तो इंडिया ये नंबर 1 कंज्यूमर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, कोल प्रोड्यूसर। इंडिया इज ए नंबर 1 इन द वर्ल्ड अदर देन चाइना, नंबर 1 कंज्यूमर अदर देन चाइना। वैसा ही दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन आज गेवारा आज भारत में है। इसीलिए कोल सेक्टर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपको मालूम है 2014 से पहले पावर सेक्टर का शॉर्टेज होता था। आज पावर सेक्टर लगभग 72% लेके 74% थर्मल पावर से
पावर जनरेट होता है। ये पावर जनरेट के लिए कोल उपयोग होता है। ये कोल सप्लाई प्रोडक्शन ठीक करने के कारण, जो अलग अलग रिफॉर्म्स लाने के कारण आज कोल सेक्टर के अंदर जितना कोल चाहिए उतना प्रोडक्शन भारत सरकार निकल रहा है। इसके कारण पावर शॉर्टेज भी है। क्वेश्चन नंबर 1